कहानी का नाम है थप्पड़ की कीमत। रमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर भी होकर आ गया, लेकिन अभी तक मंजरी का कोई पता नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर फोन भी ट्राई कर लिए, पर मंजरी ने फोन तक नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साक्षी की तरफ भी देखा, पर साक्षी ने ध्यान तक नहीं दिया। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस पर कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि साक्षी जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधवी जी के कराहने की आवाज आई तो अंदर कमरे में आकर देखा माँ उदास से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदे आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने रमन की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। देखकर रमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मंजरी अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान ना हो। आखिर वापस मोबाइल उठाकर मंजरी को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी तुम आज भी लेट हो गई हो, माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया जी क्या बताए, कितनी ही कोशिश कर लो पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मंजरी अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा दिया। इधर रमन अभी भी गुस्से में अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रमन लड़ने के मूड में रसोई में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, साक्षी ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई में से निकलकर अपना बैग उठाया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर क्या कर सकता था। आखिरकार उसने मंजरी के लिए चाय चढ़ाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर मंजरी को आवाज दे दी, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। इतने में मंजरी निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी तो रमन पूछा, माँ ठीक है। उसके सवाल को सुनकर मंजरी ने रमन की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ जी ठीक है, सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। अभी भी रमन ने सवाल किया तो मंजरी ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए परेशान हो रही थी, शायद इसीलिए वह आपको जवाब नहीं दे रही थी। ओह, तुमने कल जाने से पहले माँ को डायपर नहीं लगाया था। लगाया था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं, बस मैंने उन्हें नहला दिया है। चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सब सामान ऐसे ही रखा है। सुनकर रमन को अपनी पत्नी साक्षी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रमन मंजरी के सामने ही बोला, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिससे माँ की तकलीफ तक नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी माँ होती बिस्तर पर तभी ऐसा ही करती। कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को नहीं कह पा रही तो कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन नहीं, पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी आपको पता नहीं है कि भाभी के मन में क्या लेकर बैठी है। मंजरी के सवाल से रमन हस्तप्रभ रह गया। बस इतनी ही कहा, तुम माँ का ख्याल रखो। रमन वहीं बैठ गया और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधवी जी के पास चली गई। बैठे ही बैठे अतीत के गलियारों में घूमने लगा। जब साक्षी उसकी दुल्हन बन इस घर में आई थी, घर में माँ माधवी जी, ननद वैष्णवी और रमन ही थे। साक्षी के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार था, पर पता नहीं क्यों माधवी जी साक्षी से सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली टेक में ही रहती थी। उन्हें लगता कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साक्षी छीन ना ले। बस इसी कारण हर चीज में मीन मेख निकलवाना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी आदत थी और इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा वैष्णवी उठाती थी। उसे बड़ा मजा आता था अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। रमन अपनी माँ के नजदीक ज्यादा था, इसीलिए वह भी अपनी माँ पर ही ज्यादा विश्वास करता था। इसीलिए वह भी साक्षी को 2 बातें सुना देता। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म में जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साक्षी को देना भूल गई। यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने लगी तो यूनिफॉर्म गंदा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधवी जी ने देखा तो वैष्णवी की गलती ना देखकर उन्होंने साक्षी को चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साक्षी ने भी कह दिया, माँ जी मेरी क्या गलती है, वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं धोती कैसे। बस इसी बात को माधवी जी ने पकड़ लिया और रमन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। यही सम्मान रह गया है तेरी पत्नी की नजर में मेरा। आज मुझे बातें सुना रही है, कल को घर से निकाल देगी, यही सिला मिलेगा मुझे मेरी परवरिश का। रमन भी आओ ना देखा ताऊ सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। साक्षी आंखों में आंसू भरकर अपने गाल सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। साक्षी अंदर तक टूट चुकी थी, छोड़ छाड़ कर सब कुछ जाना चाहती थी पर नहीं जा पाई, क्योंकि माता पिता ने ये कहकर साथ नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है।
माधवी जी को जब ये सब पता चला कि इसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले, तो उनके तानों की बौछार और भी तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। साक्षी मां बनने वाली थी। 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमन, माधवी और वैष्णवी सभी घर में थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफी बनाकर लाने को कहा। साक्षी कॉफी बनाकर ला ही रही थी कि अपने कमरे में से तेजी से निकलते हुए वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफी का कप नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को चोट नहीं लगी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मुझे जला दिया, हाय मुझे जला दिया। सुनकर माधवी जी और रमन अपने कमरे में से दौड़ चले आए। इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता, माधवी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतनी तेजी से मारा था कि साक्षी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर जोर चोट लगी और दर्द के मारे छटपटाने लगी। रमन तो कुछ कह नहीं पाया, पर साक्षी को छटपटाते देखकर रमन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल लेकर रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो पता चला साक्षी का मिसकैरेज हो गया। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था। माधवी जी ने साफ कह दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसके माँ बाप के घर छोड़ आ इसे। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वो उसके मायके छोड़कर आ जाता तो लोगों को पता चल जाता कि साक्षी के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर के पता चले कि साक्षी की हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं। इसीलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलवाई थी। तब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी। मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी की देखभाल के लिए रखा था। रमन ने मंजरी को देखकर अपनी जिम्मेदारी की इत्तिस्त्री कर ली थी। अब मंजरी ही साक्षी को संभालती थी। पर इन 10 दिनों में मंजरी माधवी जी और वैष्णवी के स्वागत को अच्छे से देख चुकी थी। रमन तो ऑफिस के काम में बिजी रहता। यहाँ दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती, लेकिन साक्षी के लिए खाना बनाना उनके लिए दुभर होता था। मंजरी जब तक घर में नहीं आती तब तक साक्षी भूखी प्यासी बैठी रहती, लेकिन कोई पानी पूछने वाला नहीं था। मंजरी की गैर मौजूदगी में साक्षी को अगर वॉशरूम भी जाना होता तो दीवार के सहारे जैसे तैसे सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम जाती, पर उसकी परेशानी किसी को नजर नहीं आती। खैर धीरे धीरे साक्षी ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। रमन, वैष्णवी और माधवी जी ने मना किया। कुछ दिनों तक उससे बात भी नहीं की, पर साक्षी ने इस बार दिल पक्का कर लिया। अब वो किसी से कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। साक्षी दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाई तो माधवी जी रमन की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई, पर साक्षी कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। माधवी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो साक्षी घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एक दिन माधवी जी गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और आज वो बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों बहन भाई को उम्मीद थी कि साक्षी बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साक्षी ने साफ मना कर दिया, मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी। या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है और मैं कोई देवी नहीं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इनकी सेवा करूं। जिस तरह से साक्षी ने घृणा की दृष्टि से माधवी जी को देखा था, रमन और वैष्णवी ही नहीं, माधवी जी की भी नजरें झुक चुकी थी। वैष्णवी ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया, इसीलिए एक बार फिर मंजरी को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि साक्षी घर से जाने से पहले रमन और माधवी जी का खाना भी तैयार करके जाती थी। काम सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो साक्षी से ये कह दे कि तुम माँ की सेवा तो कर लो। ऐसा